नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए जो आपकी पेट की परीक्षा होनी है, इसके लिए आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित एमसीक्यूज़ कर रहे थे, टॉप 100 एमसीक्यूज़। इसका पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 25 तक अटेम्प्ट कर लिए थे। इसी के आगे शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं 2-3 जानकारियाँ आपको दे दूँ। अगर आप आगे आने वाली जो भी परीक्षाएँ हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो या फिर कोई भी अन्य परीक्षा हो, अगर आप इसके लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर इनके बैचेस मिल जाएँगे। बैचेस का मतलब है जैसे पॉलिटी, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी आपकी पता होगा यूपी एसआई में भी आपसे पूछी जाएगी। यूपी पीसीएस में तो पॉलिटी का अच्छा खासा स्तर रहता है और इसके अलावा जो आगे एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं जैसे लोअर के या फिर अन्य एग्ज़ाम्स, इन सभी के लिए पॉलिटी का बैच अवेलेबल है और हिस्ट्री का बैच आपको मिल जाएगा। पॉलिटी के बैच से अगर आपको जुड़ना हो तो केडी 01 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिए और हिस्ट्री के बैच से जुड़ना हो तो केडी 02 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है? इसके अलावा यूपीजी के और साथ ही साथ कंप्यूटर, इनके बैचेस भी आपको मिल जाएँगे। सारे के सारे बैचेस से अगर आप जुड़ते हैं, तो आपको टाइप्ड नोट्स पीडीएफ के रूप में मिलेंगे ताकि आप इनको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं और इनका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिए थे, अब इसी के आगे शुरू करते हैं 26 नंबर। इसको पढ़ो, कह रहा है कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, वो कौन था? याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च जब किया था तो एक विदेशी पत्रकार को ठहराया था साबरमती आश्रम में। आपसे उसका नाम पूछा है। रिचर्ड ग्रेग नहीं है, इनका नाम है वेब मिलर। वेब मिलर से आपसे आयोग ने 2 से 3 सवाल पूछे हैं और ये 2 से 3 जो सवाल पूछे हैं, ये 2 से 3 पॉइंट्स ही बनते हैं, जहाँ से आपसे क्वेश्चंस आगे भी पूछे जा सकते हैं। ये पॉइंट्स एज़ इट इज़ आप याद रखो। देखो, मैं बात कर रहा हूँ वेब मिलर की। अच्छा, ये जो बंदा है वेब मिलर, ये दरअसल एक अमेरिकी पत्रकार था, ठीक है? ये एक अमेरिकी पत्रकार था, गौर करना। और इसने किन जातियों को या हम कहें किन ज्यादतियों को उल्लिखित किया था? दरअसल ये साबरमती आश्रम में ठहरा हुआ था और इसने धर्सना की जो बेभत्स पुलिसिया कार्रवाई थी अंग्रेजों के द्वारा, उसे कवर किया था। तो ये टाइटल भी आपसे पूछा जाता है कि इस वेब मिलर ने कौन सी घटना को उल्लिखित किया है? तो याद रखो, धर्सना धर्सना की बीभत्स्य कार्यवाही को, इसको इसने कवर किया था। और सवाल आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि धर्सना की जो बेभत्स पुलिसिया कार्रवाई हुई थी, उसे किस पत्रकार ने कवर किया था? आप बताओगे वेब मिलर। इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो 27। 27 में कह रहा है कि उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, आप इसमें बताओगे वेब मिलर को। 28 नंबर देखो, 28 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दांडी मार्च में महात्मा गांधी जी के साथ था? कौन था? कौन सा पत्रकार पूछ रहा है? ये कौन था? ये है वेब मिलर, है ना? इतने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं वेब मिलर के ऊपर। आगे बढ़ो, 29 नंबर। इनमें से किसने अप्रैल 2030 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर एक्ट पर एक अभियान दल संगठित किया था? अब ये लिखा है तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। एक शख्स है, इन शख्स का नाम है सी राजगोपालाचारी। इनका नाम है चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। अच्छा, इनका नाम मैंने क्यों लिखा? इनका नाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में एक जगह है त्रिचिनापल्ली। त्रिचिनापल्ली, आप जरा गौर करना। ये जो त्रिचिनापल्ली है, त्रिचिनापल्ली से एक जगह है वेदारण्यम। वेदारण्यम, ये इस स्थान से इस स्थान तक की दूरी तय की गई थी और इस स्थान से इस स्थान तक की दूरी तय की गई थी, ये जो दांडी मार्च चल रहा था उसके समर्थन में। लेकिन अगर हम आपसे दांडी मार्च के बारे में पूछें जो गांधी जी के द्वारा किया गया था, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था और ये कब तोड़ा था नमक कानून? इसकी डेट आपसे पूछी जाती है, आप बताओगे 6 अप्रैल 1930, 1930। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक, और आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाओ। कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगार ने आह्वान किया था। अब ये शब्द
इस शब्द को पकड़ो। ये शब्द लिखा है खुदाई खिदमतगार। ये कौन थे? देखो, भारत के जब मैप में आप आओगे तो आपको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस दिखेगा। भारत है, भारत में ये वाला जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इस इलाके में एक शख्स थे। इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की मैं बात कर रहा हूँ, NWFP। NWFP का मतलब है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। यहीं पर ये शख्स थे। इन्हीं के नेतृत्व में एक संगठन बना था। इन्हीं के नेतृत्व में एक संगठन बना और इस संगठन को कहा गया खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार। अब जरा गौर करना, ये जो संगठन है, इस संगठन को एक नाम और दिया गया। इसे कहा जाता है लाल कुर्ती। लाल कुर्ती वाले लोग, यानी लाल कुर्ती के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। और ये खुदाई खिदमतगार क्यों बना था? ताकि जो इस क्षेत्र में रह रहे थे पठान लोग, उन पठानों ने राष्ट्रीय एकता का नारा इसी संगठन के माध्यम से बुलंद किया था। अर्थात इसका लक्ष्य था राष्ट्रीय एकता के नारे को बुलंद करना। नारे को बुलंद करना। ठीक है, ये इनका लक्ष्य था। और ये किसके विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे? जाहिर सी बात है, भारत में उस समय जो भी आंदोलन हो रहे थे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हो रहे थे। अर्थात ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद उपनिवेशवाद के खिलाफ थे। ठीक है, अब यहाँ पर आओ जरा, मैं आपसे ऑप्शन में ले चलता हूँ आपको। पढ़ो इसमें कौन सा सही होगा। उत्तर पश्चिम के पख्तून जनजातीय क्षेत्रों में अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक करने का, ये गलत हो जाएगा। उपनिवेशीय शासकों को आतंकित करने, आतंकित तो करना इनका लक्ष्य भी नहीं था, ये तो गलत हो जाएगा। राजनैतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिवादी विचारधारा अपनाने के लिए, ये भी गलत है। पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादिता को बुलंद करना और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष करना, यही सही होगा, डी पार्ट। ठीक है, 31 देखो, लाल कुर्ती दल, ये संगठित किया गया था। ये किसके द्वारा संगठित किया गया था ये पूछ रहा है, या फिर ये कहाँ पर? ऑप्शन पढ़ो जरा। स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए, गलत है। पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने के लिए, ये भी गलत है। अंग्रेजों को निकालने के लिए, हाँ ये सही हो सकता है ना। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ था, ये हो सकता है। आगे पढ़ो जरा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश, ये गलत है, सी पार्ट सही होगा। ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? ये मैंने आपको पीछे बताया था। लाल कुर्ती आंदोलन, यहाँ पे आओ, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनके नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। 33 देखो, 33 नंबर। 33 में कह रहा है कि वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? अब्दुल गफ्फार खान साहब ने इसको संगठित किया था। ठीक, 34 में आ जाओ। 34 में कह रहा है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ये किस दौरान हुआ था? दरअसल गढ़वाल रेजिमेंट खड़ी थी और एक तरफ प्रदर्शनकारी खड़े थे। रेजिमेंट को ऑर्डर मिलता है कि इन पर गोली चला दो, तो रेजिमेंट का जो मुखिया था उसने मना कर दिया और सारे के सारे सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे। तो ये कब हुआ था? ये कांड कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन में तो हुआ नहीं था, सहयोग आंदोलन में नहीं हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये हुआ था काम। अब देखो, मैं आपको लिए चलता हूँ गढ़वाल रेजिमेंट के पास। देखो, एक तरफ आंदोलन चल रहा था, ये आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। गौर करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। ठीक, और इसी आंदोलन के दौरान एक जगह थी पेशावर। मान लेते हैं ये जगह है पेशावर, और इसी पेशावर जगह में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के सिपाहियों ने भीड़ पर गोली चलाने से मना कर दिया था। यहीं पर रेजिमेंट थी गढ़वाल, गढ़वाल रेजिमेंट राइफल। ठीक है, इसने गोली चलाने से मना कर दिया। और जो क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे एक तरफ, ये आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे और इसने कहा कि हम इन पर गोली नहीं चलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अब सवाल एक और आता है आपसे कि ये जो गढ़वाल रेजिमेंट है, राइफल्स रेजिमेंट है, इसने गोली चलाने से इनकार कर दिया, तो इस रेजिमेंट का उस समय नेतृत्व कौन कर रहा था? ये सवाल पूछा जाता है आपसे। याद रखिएगा, वीर सिंह गढ़वाली, ये नाम याद रखिए, सवाल पूछा जाता है। चलो वापस आ जाओ। सविनय अवज्ञा आंदोलन सही है। 35 में आओ। 35 में कह रहा है कि 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध
प्रसिद्ध पेशावर कांड, ये वही पेशावर कांड है जो मैंने अभी आपको बताया था, गढ़वाल रेजिमेंट वाला। ठीक है, गढ़वाल रेजिमेंट वाला। और ये कहाँ हुआ था? पेशावर। इसे इसी वजह से इसको कहा जाता है पेशावर कांड। इसके नायक कौन थे? वीर सिंह गढ़वाली। बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ो जरा। जिया तरंग आंदोलन ये कहाँ प्रारंभ हुआ था? देखो, इस आंदोलन को उठाओ और मैं आपको लिए चलता हूँ उत्तर भारत में, उत्तर भारत नहीं बल्कि मैं आपको ले चलूं अगर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सॉरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। देखो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जब आप मैप देखते हो तो कुछ ऐसा दिखता है। अरुणाचल प्रदेश, ये मिजोरम, और यहाँ पर आ जाएगा त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, और इसके बाद ये पूरा मेघालय, और बीच में असम, है ना। और यहीं पर इसी नॉर्थ ईस्ट में है एक राज्य, इसे कहते हैं मणिपुर, जो काफी बीच बीच में अशांत चला करता है। दरअसल ये जो आंदोलन है जिसे कहते हैं जियारत, सॉरी जिया तरंग, जिया तरंग आंदोलन, ये जो आंदोलन है इसी क्षेत्र मणिपुर की जनजातियों के द्वारा किया गया था। मणिपुर में कुछ जनजातियां थीं, जनजातियां, इन्हीं के द्वारा इस आंदोलन को लीड किया गया। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? इसका नेतृत्वकर्ता, ये आपसे पूछा जा सकता है कि मणिपुर की जनजातियां जिया तरंग आंदोलन कर तो नहीं थी, लेकिन इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? रानी गौडिनल्यू, इनका नाम याद रखना, रानी गौडिनल्यू। ठीक। और ये पूरा का पूरा आंदोलन किस बड़े आंदोलन की छत्र छाया में हो रहा था? ये बड़ा आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये सारी की सारी घटना हो रही थी। वापस आ जाओ, सही उत्तर क्या होगा इसका? मणिपुर, सी पार्ट। ठीक, 36 का सी। 37 देखो, 37 नंबर कह रहा है बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बेगूसराय के चौकीदार टैक्स आंदोलन के विरुद्ध एक हिस्सा था। दरअसल ये बिहार, बेगूसराय बिहार में है। तो चौकीदार टैक्स ये बिहार के सारण जिले में हुआ था। सारण जिले, चौकीदार टैक्स दरअसल बिहार के सारण जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये घटना घटी थी। तो अम, असहयोग तो होगा नहीं, हाँ, सविनय अवज्ञा होगा, बी पार्ट। ठीक है। और देखो, सारण जिला और ये जो बेगूसराय है इस क्षेत्र में ये आंदोलन घटित हुआ था। नेक्स्ट देखो, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहा था? यानी भागलपुर में जो नमक सत्याग्रह का आंदोलन खड़ा हुआ था उसका नेतृत्व कर रहे थे महादेवलाल सर्राफ। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 39, 39 में क्या कह रहा है? नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध का मतलब है ब्रिटिश सरकार के, ठीक है, किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? इन्होंने विकल्प चुना था, अभी ऊपर मैंने बताया था, चौकीदार, चौकीदार टैक्स, इसे हटाने का विरुद्ध चुना था। तो आंसर हो जाएगा ई पार्ट। 40 देखो, 40 नंबर, 40 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने किसे महत्व दिया? गांधी जी ने महत्व दिया था हिंसा के सीमित उपयोग को। ये तो गलत है पूरी तरह से, क्योंकि वो अहिंसावादी थे। अंग्रेजों से समझौते पर तो समझौता तो करना ही नहीं चाहते थे ये, है ना। ये घुटने तो टेक ही नहीं रहे थे। इसी वजह से फिर आगे चल के गांधी बिन समझौता होगा। ठीक, आपने अगर पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा हो वृहद रूप से, तो हर हिस्ट्री को इतना डिटेल में पढ़ो और आपको पता चलेगा कि चीजें एक दूसरे से लिंक रहती हैं। तो बहुत ज्यादा आपको फिर बल देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है चीजों को याद करने के लिए। लेकिन हाँ, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे ईयर्स हैं, कई सारे राजाओं की उपाधियां हैं, ये चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। लेकिन एक जो पर्सपेक्टिव है, एक जो समझ है, वो आपकी विकसित हो जाएगी अगर आप डिटेल में चीजों को पढ़ते हो। ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस तो बिल्कुल गलत हो गए। अब इसमें बचा ये और ये। तो अब इसमें आप 50-50 खेल लीजिए। अगर आपको आंसर नहीं आता है, आंसर हो जाएगा रचनात्मक। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, बात चूंकि रचनात्मकता की हो रही है, रचनात्मकता की, तो देखो जरा रचनात्मक कार्य कौन कौन से फिर गांधी जी ने किए। सबसे पहले हुआ ये कि गांधी जी ने एक आंदोलन खड़ा किया। आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये खड़ा किया और अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन ये एक असफल आंदोलन था। कहते हैं कि ये एक असफल आंदोलन था और ये असफल हो गया। अब इसके बाद फिर गांधी जी के पास विकल्प था कि वो अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दें, लेकिन नहीं, गांधी जी ने रचनात्मक कार्य को
फिर महत्व दिया और ये रचनात्मक कार्य में लग गए। जैसे 1932 में आओ, 1932, 1932 और 1933 ये 2 ईयर आप याद रखना। 1932 में क्या होता है? 1932 में होता ये है कि अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की जाती है। अखिल भारतीय, और इसमें गांधी जी की सक्रिय भूमिका रहती है। अखिल भारतीय छुआछूत लीग, ठीक है, की स्थापना। 1933 में क्या होता है? 1933 में ये होता है कि इन्होंने, गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन करना शुरू कर दिया। हरिजन का प्रकाशन, ठीक है। तो इस प्रकार के रचनात्मक कार्य गांधी जी कर रहे थे। ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 41, कह रहा है कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया? राधाबाई को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल ये जो राधाबाई हैं, ये एक आंदोलनजीवी महिला थी, या हम कहें आंदोलनकारी थी। एक तारीख है 13 जून 1932। देखो, एक तारीख है 13 जून और वर्ष है 1932। कहते हैं कि इसी तारीख को एक महिला है जो आंदोलनकारी महिला थी, आंदोलनकारी थी, और इनको गिरफ्तार किया गया। और इन्होंने किस किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, इन्होंने कई सारे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जैसे स्वदेशी, जैसे स्वदेशी, नारी जागरण, नारी जागरण यानी नारी को जगाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन चलाए, अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन, ठीक है, इनमें भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा शराबबंदी, शराबबंदी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? डॉक्टर राधाबाई की। आंसर इसका हो जाएगा 13 जून 1932, ठीक है। 42 देखो, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? ये हो जाएगा, हाँ, पटना। क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता ये किस वर्ष हुआ था? प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 5 मार्च 1931, 1931 में। तो आंसर हो जाएगा, हाँ, सी पार्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45, 45 में कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या शामिल था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, क्या ये शामिल था? इसके अलावा दूसरा कह रहा है असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, क्या ये शामिल था? हाँ, ये दोनों शामिल थे। तीसरे में आओ, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने के लिए गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति नहीं हुई थी, ये गलत हो जाएगा। और आगे क्या कह रहा है? केवल उन्हीं कैदियों को रिहा करना जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं है। तो 1, 2 और 4 सही होंगे इसमें, 45 नंबर में बी पार्ट सही होगा, है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? 1931। तारीख याद रखना, आपसे पूछा जाता है। तारीख है 5 मार्च, 5 मार्च 1931। तो 1931 ए पार्ट सही होगा। इरविन समझौता कब हुआ? ये फिर से वही सवाल रिपीट हो गया है, 1931। फिर आगे कह रहा है सवाल बदल के कि 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता हुआ? तो इरविन गांधी समझौता, ठीक है, 48 का। नेक्स्ट देखो 49, 49 में क्या कह रहा है? 49 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? असहयोग आंदोलन का स्थगन करना नहीं, खिलाफत आंदोलन ये भी गलत है, गोलमेज सम्मेलन इसमें तो आमंत्रण ही मिला था, सविनय अवज्ञा सही होगा, डी पार्ट। 50 कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो हस्ताक्षरित होने में दो लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक तो थे एम आर जयकर साहब, एम आर जयकर, और एक थे तेज बहादुर, तेज बहादुर सप्रू। तो आंसर हो जाएगा तेज बहादुर, सी पार्ट, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चंस हैं हमारे आधुनिक भारत से संबंधित, जो कि पेट परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग पूरा देखिए और इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।